अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फैच एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है। और ये तकरीबन हमारा जो है वो 9th चैप्टर शुरू है। ठीक है। इसके पहले जो लेक्चर हुए थे वो हमारा MS SQL एक्सेल के बारे में हुए थे कि ठीक है किस तरह जो है वो एक्सेल के ऊपर कोई भी चीज़ जो होती है वो परफॉर्म की जाती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो फैच एग्जीक्यूट साइकिल के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है। अब कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर को एक तरह की फैच एग्जीक्यूशन मशीन कहा जाता है। ठीक है। मशीन किस लिए कहा जाता है? सबसे पहले तो आपको फैच एंड एग्जीक्यूशन का पता होना चाहिए। फैच का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हासिल करना, फैच करना। ठीक है। फैच का अगर बाय लिटरली इंग्लिश वोकेबलरी में वर्ड देखें तो फैच का मतलब होता है हासिल करना, और एग्जीक्यूट किसी भी चीज़ को रन करना। अब जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ चल रही होती है, ठीक है, तो वो फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल को ही फॉलो करते हुए आगे वो चलती है। अब कोई भी जो इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, ठीक है, वो इसी बेस के ऊपर होती है कि अब कम मोस्टली कि किस तरह उसको सबसे पहले फैच किया जाता है और उसके बाद उसको एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लेकर सामने रखा जाता है कि वो एग्जीक्यूट होके हमें उसकी आउटपुट दे सकती है। अब फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल जो होता है ये बेसिक तौर पर 5 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है। सबसे पहला जो होता है इंस्ट्रक्शन फैच। ठीक है। अब अगर हमने, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो मेन काम कर रहा होता है वो प्रोसेसर कर रहा होता है। प्रोसेसर का काम क्या होता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेता है, ठीक है, और उसके ऊपर वो अपना कोई ना कोई जो भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म होना होता है या जो भी यूज़र ने उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहा होता है वो उसके मुताबिक वो इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको सबसे पहले फैच करता है। क्योंकि मोस्टली ये इंस्ट्रक्शन वगैरह जो होती हैं ये रैम के पास पड़ी होती हैं और रैम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ अटैच होती है। तो ये इसका काम क्या होता है कि ये अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रैम से उसको फैच करवाता है। तो उसने क्या करना होता है कि वो रैम से कोई जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है उसको पकड़ता है और उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड। ठीक है। वो जो इंस्ट्रक्शन वगैरह जो पड़ी होती है रैम के पास वो प्रोसेसर सबसे पहले तो उसको बाय लोकेशन फैच करता है। ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है कि उसको डिकोड करता है, यानी उसको पढ़ने की कोशिश करता है कि जी ये जो इंस्ट्रक्शन वगैरह मुझे दी गई है ये क्या है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये वो कह लें कि उस इंस्ट्रक्शन को रीड करने में प्रोसेसर का ये यूज़ होता है। उसके बाद डाटा फैच होता है। फिर कोई भी जो डाटा जो कि उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट डाटा पड़ा हुआ होता है उसका काम क्या होता है कि वो उसको फैच करके उसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करता है। अब डाटा फॉर एग्जांपल इसकी मतलब यह है कि फैच इंस्ट्रक्शन भी फैच की हुई है। ठीक है। तो डाटा क्या होता है? अब जो इंस्ट्रक्शन वगैरह फैच करते हैं वो सबसे पहले वो डिपेंड करती है इसकी लोकेशन के ऊपर, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस वगैरह जो इंस्ट्रक्शन फैच करने में उसका एड्रेस वगैरह, फिर उसके बाद उसके एड्रेस को रीड करने में, फिर वहाँ पर मौजूद जब तीसरा स्टेप आता है डाटा फैच, तो उसके उस इन वैल्यू के या एड्रेस के अगेंस्ट जो कोई भी वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है, वो डाटा फैचिंग का प्रोसेस कहलाता है कि कोई भी जो वैल्यू जो अब वहाँ से वैल्यू एक्सेस करनी है उसको डाटा फैच का नाम दिया जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाती है सिस्टम को कि जी आप फॉर एग्जांपल, इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आप क्या करना चाहते हो कि जी आप एक मल्टीप्लाई का प्रोसेस करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे वो सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, डाटा फैच तक वो वैल्यूज़ को एक्सेस कर लेगा। ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा कि वो मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस होगा वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो यानी कि वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरह यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन होती है इसका ये इस तरह एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद रिज़ल्ट रिटर्न, जब एक प्रोसेस के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल हो जाता है, ठीक है, या वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो क्या करता है कि वो दोबारा जो रिज़ल्ट उसके नतीजे में आता है वो उसको दोबारा रैम की मेमोरी के अंदर उसको सेव करवा देगा। तो इस तरह जो फैच एंड एग्जीक्यूट का साइकिल है,
ठीक है। इस तरह किसी भी इंस्ट्रक्शन वगैरह को प्रोसेस करते हुए उसको प्रोसेस्ड फॉर्म में लेके आता है और हमें कोई भी जो जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं उसके ऊपर प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट की सूरत में वो शो करवा देता है। उसके बाद आता है एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। अब एनाटॉमी क्या आती है? एनाटॉमी दरअसल ये एक बायोलॉजी की टर्म यूज़ की जाती है एनाटॉमी, ठीक है, साख्त के मुताले को। अगर इसकी बाय डेफिनेशन देखा जाए कि एनाटॉमी क्या होती है तो तो किसी भी फॉर एग्जांपल इंसानी जिस्म के अंदरूनी साख्तों के मुताले को एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। ये बाय डेफिनेशन इसकी एनाटॉमी की डेफिनेशन बनती है। तो इसी तरह के वो यानी कि ढांचे के मतलब जो किसी भी चीज़ के जो ढांचा होता है उसके मतलब कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एनाटॉमी में आती है। तो एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, अब यही चीज़ है कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर की एनाटॉमी क्या होती है, यानी कि कंप्यूटर किस किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है, उसका क्या मेन फ्रेमवर्क होता है, क्या ढांचा होता है जिसके ऊपर के एक कंप्यूटर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो उसकी मेमोरी होती है। अब मेमोरी में दो तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। कंप्यूटर की जो अपनी मेमोरी होती है वो बेसिक तौर पर तो रैम होती है, दूसरी हार्ड वगैरह जो होती है वो एज एक्सटर्नल मेमोरी को वो यूज़ करता है। उसके बाद प्रोसेसर होता है और प्रोसेसर आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। एक सीयू होता है जिसको कंट्रोल यूनिट का नाम दिया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो एएलयू होता है। एएलयू को ये एब्रीविएशन होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का, ठीक है। इसके अंदर कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि ये कोई जो भी ऑपरेशंस वगैरह या कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही होती हैं ये उसको कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि किस तक अब कौन सी इंस्ट्रक्शन वगैरह चलेगी, अब किस इंस्ट्रक्शन की बारी है, किस इंस्ट्रक्शन की इसके बाद बारी होगी, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ जो इंस्ट्रक्शन वगैरह चलती हैं उसको ये कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। और उसके बाद कोई भी जो उसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किया जाता है वो आप चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी डिसाइडेड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो सारे का सारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के ऊपर ही उसको परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट है। ज़ाहिर है कोई भी सिस्टम जो होता है वो अगर तो वो कोई प्रोसेस वगैरह कर रहा है तो उसकी जो मेन दो चीज़ें जो हैं वो तो बेसिक तौर पर रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। एक इनपुट होती है यानी आपने कोई भी जो उसको वैल्यू वगैरह देनी है, और दूसरी आउटपुट होती है यानी उस वैल्यूज़ के ऊपर जो प्रोसेस हो के आपको उसके नतीजे में उसका कोई भी जो जवाब आएगा उसको हम आउटपुट का नाम देते हैं। तो ये थी ये क्योंकि इनपुट और आउटपुट हर एक चीज़ की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसके ऊपर वो काम करते हुए वो क्या कर सकते हैं कि वो ऑपरेशन को परफॉर्म करके हमें वो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक या हमारी जो भी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो हमें सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेमोरी की बात करते हैं। तो मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले मेमोरी, अगर हम कंप्यूटर मोस्टली तो रैम ही यूज़ करता है, लेकिन मेमोरी जो होती है वो हमेशा किन चीज़ों की होती है? एक तो वो प्रोग्राम्स जो सेव प्रोग्राम होते हैं, जो रनिंग प्रोग्राम चल रहे होते हैं, इन दोनों के ऊपर वो मुश्तमिल होती है। यानी कि जो डाटा आपके पास सेव पड़ा हुआ है या जो डाटा अभी आपके वर्किंग प्रोसेस में चल रहा है तो वो आपकी मेमोरी हो उसको एग्जिस्ट करती है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रोसेसर जो होता है वो क्या करता है कि वो कोई भी जो डाटा होता है वो रैम से लेता है और रैम जो है वो एक मेमोरी है, ठीक है। तो मेमोरी ये तमाम तरह के काम जो होती है वो परफॉर्म कर रही होती है। डिस्क्रीट लोकेशन, अब मेमोरी जो होती है वो ये नहीं होता कि मेमोरी वैसे ही पड़ी हुई है, बल्कि वो क्या होती है कि मुख्तलिफ कह लो कि आप पैकेट्स की सूरत में वो मेमोरी जो होती है वो उसके अंदर पड़ी हुई होती है, ठीक है। अब पैकेट्स की सूरत में वो एक यानी कि उसका एक मखसूस कह लें कि लोकेशन होती है जिसके ऊपर मेमोरी का कोई जो भी आपका डाटा है वो बिट्स की सूरत में वो वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। उसके बाद एड्रेसेस हैं। अब जहाँ पर आपका डाटा वगैरह पड़ा हुआ होगा बिट्स की सूरत में तो वहाँ ज़ाहिर है कोई ना कोई उसका एड्रेस लोकेशन भी होगा, ठीक है, जिसके ऊपर के वो पड़ा हुआ है। तो अब कंप्यूटर मोस्टली क्या करता है कि अगर वो वैल्यूज़ वगैरह को एक्सेस करने से पहले उसके एड्रेस को एक्सेस करता है कि जी उसका एड्रेस क्या है। अब अगर कभी कभार आप देखते हैं कि जी आपका प्रोग्राम चलते हुए
कोई एरर आ जाता है और उसके ऊपर एक इस तरह की नंबरिंग आ जाती है FF00, उसके बाद क्रॉस का निशान आता है और उसके बाद 3-4 ज़ीरोज़ इकट्ठी आ जाती हैं। ये दरअसल बेसिक तौर पर क्या होता है कि वो उस प्रोग्राम का एरर होता है और वो जो इस तरह की वर्डिंग वगैरह ऊपर शो कर रहा होता है वो उसका एड्रेस होता है जिस जहाँ पर के वो मेमोरी के अंदर सेव हुआ होता है। तो इसी तरह हर एक का कोई ना कोई एड्रेस वगैरह भी लाजमी होता है और उसके बाद वो मेमोरी की कोई ना कोई वैल्यू भी जो होती है जो कि आपने असाइन की हुई होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने सिस्टम के अंदर कोई भी वैल्यू 10 फॉर एग्जांपल आपने ऐड की है, ठीक है। अब 10 का कोई ना कोई एड्रेस होगा, ठीक है, और उसके वो बिट्स की सूरत में एक ख़ास जगह पे सेव होगा और वैल्यू जो होगी वो उसकी 10 होगी। यानी कि कोई भी जो वैल्यूज़ होती है, कोई भी इसके अंदर अल्फ़ाबेटिक्स की सूरत में या वर्डिंग की सूरत में कोई भी जो डाटा आपका पड़ा हुआ है वो उसकी वैल्यू होती है। और उसके बाद आ जाता है फाइनाइट कैपेसिटी। अब ये हर एक जो भी हम मेमोरी यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी एक मखसूस कैपेसिटी होती है। ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड हो हो जी, जितना मर्ज़ी आप उसमें डाटा ऐड करते जाओ जी, वो डाटा को एक्सेस करता जाएगा, बल्कि उसकी क्या होता है कि एक मखसूस किस्म की मखसूस कैपेसिटी होती है कि जी आप इसके अंदर इतना डाटा सेव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डाटा सेव नहीं कर सकते। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ चीज़ें रैम को या अपनी हार्ड को जीबीज़ की सूरत में शो करते हैं कि जी इतने जीबी इसकी मेमोरी है। तो इसका मतलब यह है कि जी आप जो इतने जीबी इतने गीगाबाइट्स का जो डाटा है वो सिर्फ आप इसमें रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसके अंदर डाटा नहीं रख सकते। तो लिहाजा हर एक मेमोरी की जो लोकेशन होती है, हर एक मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो एक मखसूस होती है। अनलिमिटेड जो होती है वो किसी की, अब मेमोरी की जो लोकेशन वो कह लें कि कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं होती। उसके बाद आ जाता है कि बाइट साइज मेमोरी लोकेशन। अब बाइट साइज मेमोरी लोकेशन में यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेमोरी को बंदा या अपने हिसाब से भी मैनेज किए हुए होते हैं। आजकल जो हमारे पास बाइट चल रहा है, ठीक है, वो 8 बिट्स के बराबर होता है। अब उसके बाद फर्दर वो मेमोरी को बंदा क्या कर सकता है, बाइट के लिहाज से उसको अप अपने जो सिस्टम्स है, ठीक है, उसके अंदर वो उसको स्टोर भी कर सकता है। तो चूँकि मेमोरी जो होती है वो हमेशा एक मखसूस डिस्क्रीट बॉक्सेस की सूरत में, ठीक है, यानी कि एक मखसूस नंबर होता है कि उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी जो वैल्यू है वो सेव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो हमारे पास मेमोरी चल रही है, ठीक है, वो बाइट की सूरत में चल रही है और एक बाइट जो होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मेमोरी की जो एक लोकेशन है या कोई भी एक सेल है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो अपने अंदर 1 बाइट मेमोरी को सेव करता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 8 बिट्स की जो मेमोरी होगी। अब लोकेशन शोज इन अपर द मेमोरी यूनिट। अब कोई भी जो वैल्यूज़ वगैरह होगी, ठीक है, मेमोरी में ज़ाहिर है कोई ना कोई आपने वैल्यू शो की होगी और उसके बाद जो उसकी लोकेशन होती है वो उस सेल के ऊपर उसकी लोकेशन शो हुई हुई होती है कि जी ये इसकी लोकेशन है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको इस तरह की एग्जांपल्स मिल जाएंगी। सॉरी, मुझे यहाँ पे वो फिर उसकी एक एग्जांपल ज़रा लिखना याद नहीं रहा, ठीक है। आप बुक्स वगैरह से देख लोगे कि क्या होगा कि जहाँ पर आपकी वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, जिस सेल के अंदर वैल्यू पड़ी होगी उसके ऊपर उसका मेमोरी का एड्रेस भी लिखा होगा कि जी यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है वो पड़ी हुई है। उसके बाद अब आजकल मैंने जिस तरह के पहले बताया कि आजकल जो जितने भी ये मेमोरी का एक साइज़ जो होता है या एक कह लें कि सेल जो होता है वो 1 बाइट मेमोरी अपने अंदर सेव कर सकता है और 1 बाइट जो होती है वो 8 बिट्स के इक्वल होती है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आजकल जो आस्किंग कोड है, ठीक है, वो भी 8 बिट के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो वो हम पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि आस्की कोडिंग जो थी वो पहले 7 करैक्टर के ऊपर मुश्तमिल होती थी, लेकिन चूँकि वो उसके हमारे जो कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा नहीं थी उतरती, जिसकी वजह से फिर उसको एक्सटेंडेड आस्की का नाम दिया गया और उसको 7 से 8 बिट कर दिया गया, जो कि हमें 256 सिंबल जो होती है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि हमारी जो ज़रूरियात के मुताबिक है या कीबोर्ड के ऊपर जितने भी सिंबल्स वगैरह या वर्डिंग वगैरह लिखी हुई है वो सारी की सारी को मैनेज कर सकता हूँ।
उसके बाद फिर वही लिमिटेड कैपेसिटी है कि अब जब ज़ाहिर है कोई भी जो एक आप कोई भी मेमोरी वगैरह यूज़ कर रहे हो, हार्ड वगैरह या रैम वगैरह, उसके अंदर एक ख़ास हद तक में आप डाटा सेव कर सकते हो जितनी कि उसकी लिमिट होगी, ठीक है। और उसकी लिमिट के बाहर आप उसके अंदर डाटा सेव नहीं कर सकते। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आपका यूएसबी वगैरह है या इस तरह की कोई चीज़ है, आप वो 4 GB की है, आपके पास जो डाटा आपने उसके अंदर सेव करना है वो 5 GB का है, वो क्या करेगा, वहाँ पर दो ऑप्शन होंगे। या तो वो क्या करेगा कि वो 4 GB डाटा सेव कर देगा और बाकी जो 1 GB डाटा होगा उसको वो आपसे कहेगा कि आप इसको रिमूव कर दो, ठीक है। या वो पहले कह देगा जी आपका जो डाटा है, ठीक है, वो आपकी स्टोरेज डिवाइस से ज़्यादा है, तो लिहाजा ये इसको सेव नहीं कर सकता। तो इसी तरह लिमिटेड से ज़्यादा आप उसके अंदर मेमोरी को सेव नहीं कर सकते। उसके बाद आगे जो आती है, हम रैम की बात करते हैं। रैम का आप सबको पता है कि रैम क्या होती है, ठीक है। रैम असल में ये एब्रीविएशन होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का एब्रीविएशन को हम रैम कहते हैं। अब रैम में सबसे पहले चीज़ क्या होती है, रैम को रैंडम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप जब आपकी रैम के अंदर कोई डाटा वगैरह सेव होता है ठीक है, तो वो किसी मखसूस लोकेशन के ऊपर नहीं जाता, बल्कि उसको जहाँ पर जगह मिल जाती है डाटा को, वो वहीं पर रैम के अंदर सेव हो जाता है। यानी कि वहाँ पर डाटा के सेव होने की कोई भी ख़ास सीक्वेंस नहीं होती कि जी ये यहाँ पे पहले आने वाला डाटा पहले सेव होगा, बाद में आने वाला डाटा बाद में। यहाँ जो पहले आ रहा है वो एंड पे सेव होगा, जो एंड पे डाटा आ रहा है वो सबसे पहले सेव होगा, यानी कि कोई भी ख़ास सीक्वेंस नहीं है। तो जहाँ पर भी रैम के अंदर डाटा को जगह मिल जाती है, वो क्या करता है कि वो वहीं पे ही रहना शुरू, या वहीं पे भी वो क्या कर लेगा कि वो जगह ऑक्यूपाइड कर लेता है। तो इसकी कोई बाकायदा एक ख़ास सीक्वेंस नहीं होती, जिसकी वजह से इसको रैंडम एक्सेस का नाम दिया जाता है। तो उसके बाद एक तो यह है, दूसरा इसके अंदर आप जो भी रैम वगैरह होती है वो या तो एमबीज़ के अंदर काउंट की जाती हैं या जीबी के अंदर काउंट की जाती हैं। आजकल के जो सिस्टम होते हैं मोस्टली उनके अंदर जीबीज़ के अंदर ही ज़ाहिर कंट्रोल की जाती है। एमबी का तो कभी ज़माना होता था जब पेंटियम के सिस्टम वगैरह चलते थे, लेकिन आजकल आम तौर पर जो कंप्यूटर्स के या लैपटॉप के अंदर रैम आ रही है वो 4 GB से कम नहीं होती। तो इसलिए इसको जो मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स की सूरत में ही इसको काउंट किया जाता है। और उसके बाद जहाँ पर कोई भी जो एड्रेस जो भी आपने इसके अंदर अपना डाटा वगैरह सेव किया हुआ होता है, ठीक है, तो वो एक ख़ास लोकेशन पे जाके वो सेव हो जाता है, ठीक है। और उसको लोकेशन कंटेनर, ठीक है, यानी जिस सेल के अंदर आपका डाटा सेव हुआ होता है उसको कंटेनर का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो एक सेल होता है, ठीक है। तो अब लोकेशन कंटेनर क्या होती है कि जब आपका डाटा वहाँ पे सेव हो गया है तो आप क्या करते हो कि आप उस डाटा को एक्सेस करने के लिए उसकी कोई ना कोई लोकेशन होती है आपके पास, या उसका कोई ना कोई एड्रेस वगैरह जो होता है वो आपके पास लाजमी तौर पर मौजूद होता है। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जिस तरह हम पहले पढ़ रहे थे कि क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर्स क्या होती है, यानी कि कंप्यूटर की साखत क्या होती है, कंप्यूटर मेन बेसिक उसका ढांचा जो होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह इसके ऊपर मुश्तमिल होता है। अब कंट्रोल यूनिट जो होता है जिस तरह मैंने सबसे पहले भी आपको बताया था कि इसका काम क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो होता है ये एक प्रोसेसर का एक पार्ट होता है, सीपीयू का एक पार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और अगर कोई किसी को कन्फ्यूजन वगैरह हो तो सिस्टम का आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो कंप्यूटर में लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो उसका मदरबोर्ड वगैरह होता है उस पूरे के पूरे डब्बे को ही हम क्या कहते हैं कि जी ये हमारा सीपीयू है। दरअसल सीपीयू क्या होता है, सीपीयू एक छोटी सी उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है,
ठीक है, जो कि इस सारे के काम को परफॉर्म कर रही होती है और जिसको प्रोसेसर का नाम भी दिया जाता है, तो वो उसका सीपीयू है। तो वो सीपीयू जो होता है वो आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, एक कंट्रोल यूनिट के होता है और दूसरा एएलयू के ऊपर यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के ऊपर। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि ये दरअसल जितनी भी इंस्ट्रक्शन वगैरह आ रही होती हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह रन हो रही होती हैं सिस्टम के अंदर, उसको कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह चलाते हो, ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ज़ाहिर है उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की फ़ाइलें पड़ी होती हैं। अब वो फ़ाइलें एक ख़ास सीक्वेंस के साथ पड़ी होती हैं, तो जब आप उसको इंस्टॉल करना शुरू करते हो तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है उसको डिसाइड करना कि जी कौन सी जो उसकी फ़ाइल है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी जो उसकी फ़ाइल है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो इसका काम होता है कि ये तमाम इंस्ट्रक्शन को एक ख़ास सीक्वेंस के साथ इसके अंदर लिखता जाता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर फैच हो सकें और वो इसको आगे प्रोसेस कर सके। ये मोस्टली हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, हार्डवेयर क्योंकि ये सीपीयू के ऊपर मोस्टली सीपीयू का ही एक पार्ट होता है और ये उसी के ऊपर मोस्टली जो होता है उसको एक्सेस कर रहा होता है। और कंट्रोल यूनिट जो होता है वो बेसिक तौर पर दो रजिस्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, सबसे पहला जो रजिस्टर है वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, और दूसरा जो रजिस्टर है उसको प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स का नाम दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या होता है कि ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन वगैरह उस प्रोग्राम के हवाले से होती हैं, ठीक है, वो उनको सेव करता जाता है अपने अंदर। ठीक है, या वो पहले से उसको सेव किया होता है, तो आप जब प्रोग्राम वगैरह इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शन वगैरह इसके अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर सेव हुई होती हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो आपके प्रोग्राम को या आपका जो डाटा प्रोसेस हो रहा है वो उसको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो आपके डाटा को चलाना शुरू कर देता है। क्योंकि आपका डाटा जो होता है वो एक ख़ास सीक्वेंस से उसने चलना होता है, या कोई भी जो आप प्रोग्राम वगैरह रन कर रहे होते हो उसकी भी कोई ना कोई एक ख़ास सीक्वेंस ही होती है जिसके मुताबिक उसने चलना होता है। तो आप जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेव हुई होती हैं कि किस तरह जो है वो आपका प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है कि प्रोग्राम काउंटर का काम ये होता है कि ये कंट्रोल देता है। कंट्रोल किसको देता है कि ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को देता है कि जी इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि जी इसने ये डिसाइड करना होता है कि आगे कौन सी इंस्ट्रक्शन जो होगी वो रन होगी या एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि अब कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर लाखों करोड़ों के हिसाब से इंस्ट्रक्शन बड़ी होती हैं। एक कोई भी जो एक आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जितनी लाइनें होंगी उतनी ही उसकी इंस्ट्रक्शन होंगी। तो को प्रोग्रामिंग के अंदर मोस्टली जो बड़े इंटरप्राइज किस्म के जो होते हैं सॉफ्टवेयर, तो उनकी लाइनें तकरीबन लाखों के अंदर होती हैं और हर लाइन एक रजिस्टर के तौर पर काम करती है। और प्रोग्राम काउंटर का काम ये होता है कि इसने ये बताना होता है कि जी ये कौन सी इंस्ट्रक्शन जो होगी वो रीड अब इसके बाद एग्जीक्यूट होगी। तो इंस्ट्रक्शन को एक ख़ास सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट करवाना वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम होता है। उसके बाद यहाँ पर सीपीयू कुछ बल्कि सीयू कंट्रोल यूनिट कुछ काम करता है। सबसे पहले क्या काम करता है कि ये इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी होती हैं वो उनको फैच करता है। ठीक है, डिकोड, और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। ये बेसिक तौर पर फैच एंड डिकोड जो फैच साइकिल है, ठीक है, उसके ये 5 स्टेप हैं और पूरे का पूरा जो कोई भी प्रोसेस होता है वो इन्हीं 5 स्टेप्स के अगेंस्ट घूमता है। तो जो सबसे पहले उसका काम होता है उसने इंस्ट्रक्शन को फैच करना है। या अगर मैं बात कहूँ कि आपका डाटा जहाँ पे पड़ा हुआ होगा उसका काम क्या होगा कि सबसे पहले उसने जो वहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ होगा उसके एड्रेस को, उसने लोकेशन को देखना है। ठीक है, उसके बाद उसने उस लोकेशन को रीड करना है और लोकेशन को रीड करने के बाद फिर वो क्या करेगा कि वो मेमोरी से कहेगा कि जी आप अपना डाटा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजें। यानी अगर उसके ऊपर कोई ऑपरेशनल वगैरह परफॉर्म हो रहा होना है तो आप क्या करो कि आप उसको ALU के पास भेज दो। तो उसके बाद ALU क्या करता है, उसके ऊपर अगर कोई एक्शन परफॉर्म होना है, यानी आपने जमा माइनस ज़रब तकसीम कोई भी उसके ऊपर करनी है,
तो वो क्या करेगा कि उसके ऊपर परफॉर्म करेगा, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट है ALU से कहेगा कि जी अब आपने जो भी इसके ऊपर परफॉर्म किया और उसके नतीजे में जो भी आउटपुट आई है आप उसको दोबारा मेमोरी में सेंड कर दो। तो इसी तरह वो क्या होता है कि कोई भी जो काम या कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो मेमोरी से शुरू होती है, उस मेमोरी से बाद प्रोसेस करते हुए, ठीक है, दोबारा वो क्या होता है कि वो फिर दोबारा से मेमोरी में सेव हो जाती है। तो इसी वजह से इसको फैच एग्जीक्यूट साइकिल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा से ये एक ही तरह के जो स्टेप्स होते हैं ये इसको फॉलो करते हुए दोबारा से मेमोरी से शुरू होती है और फिर दोबारा ये मेमोरी के अंदर वहीं पे जाके उसके आउटपुट के तौर पर ये सेव हो जाती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज को आपको लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप मीटिंग के अंदर उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।